अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने आपको अब एक ऐसी स्ट्रेटजी बतानी है जिससे आप 42,000 पर मंथ कमा सकते हैं। क्योंकि इसमें मैंने टैक्स का ज़रा निकाला तो 42,000 पर मंथ बनते हैं। 6 महीने का टाइम स्पैन है, ठीक है? वैसे आपको जो प्रॉफिट होगा वो 2.5 लाख से 5 लाख के करीब हो सकता है। वो अब आपकी गेम है कि आपने कैसे खेलना है। क्योंकि इसमें मैं आपको कोई 5 या 6 स्टॉक्स ऐसे बताऊँगा जो आपके लाज़मी पोर्टफोलियो में होने चाहिए, वो आपको डिविडेंड्स देंगे। तो वो आ जाए टेबल दिखाता हूँ आपको मैं। ये 7 स्टॉक्स ना आपके पोर्टफोलियो में लाज़मी होने चाहिए। अब सारे कहेंगे जी वो यूबीएल की आप बहुत तारीफ़ करते थे, अब आपने मीज़ान बैंक क्यों कर लिया? मैं आपको पहले बता दूँ, मीज़ान बैंक इस वक़्त मेरी तरफ से ना अब ग्रोइंग की तरफ जा रहा है। यूबीएल फंडामेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक है, लेकिन मीज़ान में अब पोटेंशियल नज़र आ रहा है। यूबीएल ने अभी ना रिसेंटली एक बैंक को टेक ओवर किया, तो उसके जब तक डेट्स नहीं क्लियर होंगे तो यूबीएल थोड़ी-सी मार खाएगा, उसकी प्राइस में थोड़ा-सा ड्रॉप आएगा और वो स्प्लिट भी हो चुका है। तो ये 2 चीज़ों की वजह से मैंने यूबीएल हटा के एमईबीएल रखा है और इस तरह फिर मैंने ये सारे लिस्ट बनाई है। एक और चीज़ मैं बता दूँ पहले, इस टेबल से पहले एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि हमने करना क्या है भई, चलो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि आपने स्टॉक को उठाना है एक्सडी से पहले। एक्सडी का मतलब क्या होता है? जब डिविडेंड दे देना तो वो एक एक्सडी हो जाता है। मैं एक्स हो गया, एक्स निकल गया मेरे अंदर से, एग्ज़िट हो गया डिविडेंड। ये एक्सडी का मतलब ये है कि मैं एक्स एग्ज़िट निकाल दिया मैंने डिविडेंड। आपने बाय करना है एक्सडी से पहले, ठीक है? और जब लास्ट डेट होगी ना डिविडेंड की, जिस उसके बाद ये एक्सडी होने लगेगा, उस पीक पे आपने ना सेल करना है 50%। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 50%। फिर आपने क्या करना है, जो 50% रह जाएगा ना, वो आपने डिविडेंड किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और ये जो आप सेल करके जो आपको प्रॉफिट आएगा, वो भी रीइन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक के अंदर और ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है। ये अब आपका जो अगला महीना आ रहा है, आज मेरे ख्याल से 28th ऑफ जून है जो रिकॉर्डिंग हो रही है, सुबह के टाइम, फजर के बाद का टाइम है, ये 6:22 AM हो रहा है। तो उसके मतलब अब जो जुलाई आ रहा है, उधर से लेके आगे दिसंबर तक आपने किस तरह खेलना है, उसका मैंने एक अलग टेबल बनाया है, वो दिखा भी देता हूँ मैं। वो ये टेबल बनाया है। ये इस तरह खेलेंगे हम लोग और हमारी जो मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख है। हम 10 लाख को रखेंगे। अब सारे कहेंगे यार खाली 10 लाख की क्या करते हैं आप, 2 या 3 लाख का। भाई मैं अभी एक और वीडियो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी बनाऊंगा जिसमें 10,000 से मैं आपको इंशाल्लाह 20-30 हज़ार रुपये भी करके दिखाऊंगा। टेंशन ना लें, क्योंकि मुझे बहुत बेसिक वाले लोग भी आ रहे हैं जी, मेरे पास खाली 10,000 है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने सीखना है। तो स्टूडेंट के लिए स्पेशल पैकेज है मेरे पास, तो उनको भी मैं दिखाऊंगा कैसे 10,000 से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये 10 लाख इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना बाहर के मुल्क में जो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आ रहे होते हैं कि जी 10 लाख का इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, मुझे बताएं जी कहाँ पे करूँ। तो फिर वो उनके लिए मैं इस तरह की फिर वीडियोस तैयार कर लेते हैं जी, ये लेंगे आप, ये स्टॉक्स उठा के रख लें। और ये जो स्टॉक्स है ना जो मैं अभी आगे टेबल दिखाऊंगा आपको, तो आपकी एक ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है और आप ड्रिप भी कर सकते हैं और आप कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। ग्रोथ, ड्रिप और कंपाउंडिंग। अब आप कहेंगे जी ड्रिप क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ ही होती है कि एक स्टॉक की प्राइस आज 300 है, कल वो 400 का भी हो जाएगा। ड्रिप ही होती है कि जो आपको डिविडेंड आएगा आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे, DRIP, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर कंपाउंडिंग क्या होती है कि आपको जो पैसे आते रहते हैं तो वो आप री इन्वेस्ट करते हो, उससे आपका जो एक 10 रुपए की चीज होती है वो कल को आपकी 100 रुपए के करीब फिर रही होती है। मतलब मैंने जिस तरह अगर एग्रो फर्टिलाइजर 65 का लिया था ना, आज वो 180 के पास फिर है। तो मैं मेरे जो 6 लाख डले थे आज वो 18 लाख के पास फिर है। मैंने यूबीएल 98 का लिया था तो आज वो 500 के पास, हाँ मतलब अब तो चलो स्प्लिट हो गया, तो मेरे जो 98,000 थे वो 5 लाख के बराबर चले गए। तो इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो उसकी मेरी 2-3 वीडियोस डली हुई है यूट्यूब में, कंपाउंडिंग क्या है और उसके अंदर मैं ड्रिप भी बताया हुआ है। ये जो मैंने स्टॉक्स चूज किए ना, आप सारे कहेंगे इन स्टॉक्स में क्या खास बात है, आप बाकी भी कर सकते थे। उसके लिए ना मैं आपको एक वैगन व्हील दिखा दूं। ये वैगन व्हील है, ठीक है? इसमें ये सीन है कि यार अगर मैं इसको आमने सामने करूं या चले ऐसे दिखा दें, पहले आप ना ये स्टॉक से नाम याद रखें। मीजान बैंक, एमसीबी, ये 2 बैंक्स हो गए और तीसरा फैसल बैंक रखा है मैंने। 3 बैंक है। पीओएल, ये हो गया ऑयल सेक्टर आपका। एफएफसी आपका फर्टिलाइजर हो गया। हपको आपका पावर प्लांट या आईपीपीज की तरफ से कह लो, और पाकरी आपका एक इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ठीक है? ये 7 स्टॉक हो गए, ठीक है? अब मैं फिर एक और वो थंबनेल ला रहा हूँ, 7 स्टॉक्स मस्ट हैव 7 स्टॉक, ठीक है? इनके नाम याद रखना। अब मैं आपको एक वैगन व्हील में दिखाता हूँ। ये तो आपको कम से कम नजर आएंगे शुरू के 5 स्टॉक। अच्छा जी, मैंने रखा जी मीजान बैंक, एमईबीएल, ये टॉप पे फिर रहा है, मतलब ये मुकाबला कर रहे हैं बड़े स्टॉक्स का। फिर मैंने रखा एमसीबी, मियां मंशा का, तो ये भी बहुत हैवी किस्म का है। उसके बाद मैंने रखा पीओएल, ये बहुत तेजी में जा रहा है और इसकी ब्रेक नहीं लग रही, ठीक है? मैंने उस वक्त भी कहा था जब 510 के पास फिर मैंने कहा था ये ले लो, लेकिन नहीं लिया लोगों ने। अब ये 570 के पास चले गए, इसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, इसकी वजह से अब ना ये ग्रोथ की तरफ जा रहा है और इसमें अभी 60 से 80 के बीच में डिविडेंड देना है। तो वो आपको एक मैं चीज दिखाऊंगा कि पिछले साल जब इसने इस तरह ही डिविडेंड अनाउंस किया था तो इसकी प्राइस कहाँ तक पहुंची थी। इसके बाद ये एफएफसी, ये और यूबीएल ना मुकाबला करते हैं हु इज द मार्केट लीडर इन वॉल्यूम। ओके, तो इस वक्त इधर ना मतलब कैपिटल कैपिटल जिसका सबसे ज्यादा है ना, कि सबसे ज्यादा पैसा लोगों के बड़ा, वो एफएफसी में है। फिर नंबर 2 पे यूबीएल आता है। तो मैंने इसे एफएफसी चूज किया है, तो ये फौजियों का भी है और ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैंने आपको कहा था ना एग्रो फर्टिलाइजर भी बहुत
लोगों के पास है, ये पुराना पब्लिक का फेवरेट स्टॉक था एक टाइम पे, तो वो भी अभी तक से लोगों के पास चल रहा है। एक टाइम पे यहाँ पे बाइको भी होता था जो अब सी एनर्जी के नाम पे कन्वर्ट हो गया, वो अब नजर नहीं आता स्वैगन व्हील में। उसी तरह एक टाइम पे यहाँ पे आपका कौर होता था नेशनल बैंक, आई थिंक अभी भी शायद नजर आता होगा येलो नेशनल बैंक, अभी भी आ रहा है। तो अब कोई कहेगा जी नेशनल बैंक क्यों नहीं यूज किया, बेंगल फ्ला क्यों नहीं किया, एचबीएल क्यों नहीं किया, आपकी कुछ वीडियो में बेंगल फ्ला भी आ रहा था, आपकी कुछ वीडियोस में वो वाला बैंक भी आ रहा था। यार मैंने ना बहुत रिसर्च किया है कि मैंने कौन सा बैंक रखना है डिविडेंड के तौर पे। निजाम बैंक डिविडेंड अच्छा देता है, आपका एमसीबी की प्राइस कम है और डिविडेंड अच्छा देता है, 36 देगा आपको। निजाम बैंक आई थिंक मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है कितना डिविडेंड देता है। निजाम बैंक 28 देता है, आपका एमसीबी 36 देता है, और आपका एफएफसी 38 देता है। पीयूएल आपका 95 हाईएस्ट डिविडेंड दे रहा है आपको। और आपका इसी तरह हपको जो है 13.5, अभी वैसे ये कम दे रहा है लेकिन ये पहले एक टाइम पे 15 तक चला गया था। पाकरी आप सारे हैं जी, पाकरी में क्या हालत, पाकरी इस वक्त लोवेस्ट प्राइस वाला स्टॉक है, मतलब कि 12-13 रुपए का स्टॉक है, आप ले लें आपको फायदा ही फायदा है। फैसल बैंक जो है 58 का बैरियर क्रॉस करके तो इट इज गोइंग टुवर्ड 70 तक जा रहा है, और वो अभी भी एक बाइंग रेंज में आ रहा है और पोटेंशियल बन रहा है स्टॉक का। मैं यहाँ पे वैसे BAFL भी डाल सकता था, लेकिन जो मैंने ओवर द टाइम पीरियड देखा है ना, ग्रोथ जिसकी ज्यादा अच्छी हुई है वो है फैसल बैंक। और फैसल बैंक का जो डिविडेंड है ना वो बेहतर है। इसका मसला पता है क्या, बैंक लगा कि डिविडेंड कम दे रहा है। ये देखें पर क्वार्टर ये आपको 2.5 से 2 रुपए का राउंड देगा। फैसल बैंक का सीन ये है कि डिविडेंड यील्ड ज्यादा है। अब देखते हैं कि अब रिसेंट डिविडेंड क्या देता है, क्योंकि उस टाइम ना ये जब डिविडेंड की ये जो प्राइस है इसकी अप्रैल में ना प्राइस कम थी। अगर यहाँ से मैं निकालूं ना इसका अप्रैल में इसकी क्या प्राइस चल रही थी, 47 फिर रहा था। 47 के हिसाब से इसने अगर हमें दिया है ना 1.5 रुपए तो ठीक है, कोई बुरा नहीं है। 47 का स्टॉक है, 1.5 रुपए दिया है। अब देखते हैं कि अब इसकी प्राइस ज्यादा हुई है तो ये कितना अच्छा डिविडेंड दे सकता है। अब तो यहाँ से इसकी डिविडेंड यील्ड भी कैलकुलेट हो जाएगी, प्राइस टू द डिविडेंड गिवन बाय द स्टॉक, तो उससे हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने फैसल बैंक की तरफ गया, क्योंकि अब लोग इसकी तरफ है और मुझे लग रहा है कि इसकी कोई एक रिपोर्ट है, ये जो फैसल बैंक की है ये कोई छुपा रहा है और ये एकदम से रिलीज करेगा किसी क्वार्टर में, इसकी वजह से ये शूट कर देगा 100 की तरफ। 100 ज्यादा बोल दिया लेकिन आई थिंक 80 तक तो जाएगा कम से कम। तो इसलिए मैंने फैसल बैंक चूज किया। और एक और मैंने यहाँ पे भी दिखाना था आपको। अच्छा BAFL जो है ना पब्लिक के पास बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन यहाँ पे अब FABL लेकिन छोटा सा इस वैगन व्हील के अंदर होगा और लोगों ने अभी मतलब आ नहीं रहा इधर नजर। BAFL इज अ गुड, उसके मुकाबले में आ सकता है, बट आई चूज फैसल बैंक क्योंकि फैसल बैंक की डिविडेंड यील्ड ज्यादा है। इसकी डिविडेंड यील्ड यहाँ पे लिखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। फैसल बैंक की जो डिविडेंड यील्ड है वो 15.61 है, तो इसका ये सीन है। तो इसकी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से मैंने रखा है। अब मैंने वही बात की है ना, इसकी भी प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज आ, तो शायद ये उस हिसाब से डिविडेंड का एक अपना रेशियो बढ़ा दे टू मेंटेन दिस 15.61% डिविडेंड यील्ड। अच्छा इसमें मैं अब आपको एक दो और चीजें बता दूं। पहले हमने स्ट्रेटजी खेलनी कैसी है वाली। इसमें ये सीन होता है कि आपने कोई हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक उठाना होता है। अब यहाँ पे अर्टन लिखा हुआ है, अर्टन मैंने खुद नहीं लिया कि एक बहुत रिस्की स्टॉक है। इसका बैड सीन ये होता है कि साल में एक दो डिविडेंड देता है और देता बहुत ही ज्यादा है। अभी लो प्राइस पे था लेकिन मैं पंगा नहीं लेना चाह रहा। मैं पहले अर्टन डालने लगा था, फिर मुझे डर था कि कल को उसने डिविडेंड ना दिया और लोग कहेंगे यार तो साਡਾ भी नुकसान कराता। मैं इसलिए अर्टन मैंने नहीं डाला, तो मैंने खाली POL तक ही रखा है। ये प्योर डिविडेंड तो दे रहा है, उसकी डिविडेंड हिस्ट्री भी अच्छी, 9 साल से डिविडेंड देता आ रहा है। तो हाई डिविडेंड डील स्टॉक उठाना है POL जैसा, उसको 2-3 महीने तक होल्ड करना है एक्स डेट से पहले, जब उसकी प्राइस लो पे हो तब उठाना है आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट डिप्स नियर 52 पर वीक्स लो, ठीक है। यहाँ मैं आपको अब POL का एक जनरल से दिखा देता हूँ। जनवरी के स्टार्ट में ये 636 का था, क्योंकि इसका वो जो लेटेस्ट डिविडेंड था वहां से ये ड्रॉप होता होता भी आ रहा है। ये एक साल से समझ आएगी आपको कहानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इधर कहीं इसने ना अनाउंस किया था जब ये इसकी यहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स आई थी इधर अगस्त के आसपास, कि जी मैं दे रहा हूँ आपको 85 रुपीज डिविडेंड, तब ये गया था 692 तक ना, इधर तक। तो लोगों ने बहुत ज्यादा बाई किया और लास्ट डे तक बाइंग हुई है। कुछ अक्लमंदों ने सेल किया और वो कामयाब भी हुए हैं। जिस बंदे ने यहाँ पे 400 का बाई किया होगा शुरू में 489 का, 20 लाख डाला हो यहाँ पे, ठीक है, और वो यहाँ कहीं निकाला होगा उसने लाजमी, लास्ट डे पे ना एग्जिट किया होगा और उसने डिविडेंड भी खा लिया होगा। वो 50% सेल किया होगा, 50% उसने कहा चल डिविडेंड भी दे दे मुझे। अब वो बंदा क्या कर रहा होगा यहाँ पे, वो इंतजार कर रहा होगा इसके डिप का। उसने कहा होगा 550 भी आता है, लेकिन वो यहाँ पे एक साल के हिसाब से नहीं देखेगा, वो उसको 3 साल के हिसाब से स्टडी करेगा कि इसका पीक और लो क्या है। अब इसका लो तो ये 347 तक भी जाता है, लेकिन वो अब 22 का दौर है, जब इमरान खान को हुकूमत से उतारा था तब बहुत सी मार्केट गंदी क्रैश हुई थी, तो 349 के पास फिरा था ये। तब तो शायद बाई किया हो, लेकिन उस टाइम तक तो टेंशन थी कि पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा, वो एक अलग सा एक फियर आ जाता ना। इसकी जो एक जनरल प्राइस बनती है ना वो 400 के पास बनती है। लेकिन अब मसला ये हुआ कि ये फिर चला गया 500 क्रॉस करने की तरफ, 570 से 600 तक जा रहा है। तो अब टेंशन यहाँ पे ज्यादा हो जाती है इंसान को, यार ले ही लेते, इतना महंगा हो गया स्टॉक। मेरा एक जानने वाला है, उसने पता क्या किया, उसको कोई विरासत से पैसे मिले तो उसने ना 2 करोड़ के आना जो उसको मिला है, उसने 2 करोड़ इधर बाय किया। उसने यहाँ की 427 या 430 के आसपास बाय किया। अब जब वो इधर तक जाता है तो उसने सेल नहीं किया, वो उसने खाली डिविडेंड खाए हैं। मतलब कि उसका 2 करोड़ पड़ा हुआ है, तो 2.5 से 3 लाख रुपए डिविडेंड के तौर पर मंथ आ रहा है। टैक्स काटने के बाद भी इतना बनता है, आप मैथ्स भी कर लो तो इतना ही
बनता है, चेक कर लेना, मुझे कमेंट में कोई बता दे मैथ्स मेरी इसमें ठीक निकली है कि नहीं। क्या आपने 2 करोड़ रुपए का यहाँ की उठा लिए स्टॉक, जितने भी आते हैं, उसको मतलब डिवाइड करो 2 करोड़ को 432 के हिसाब से, हर साल के हिसाब से 80 या 70 का एक एवरेज लगा लो कि आपको 80 या 70 भी साल का मिल रहा है, या 90 के पास, 80-90 कह लो, क्योंकि 25 साल के शुरू में देता है और 70 से 90 के बीच में ये आपको साल के एंड में देता है। जो सितंबर के टाइम आपको ये 70, 80, 90 के बीच में डिविडेंड देगा, तो ये आपको 95 टोटल एक डिविडेंड देता है। तो उसने क्या किया, 2 करोड़ इसमें डाल दिया, उसने एक बेट रखी, उसने कहा यार मैं 2 करोड़ घर नहीं ले रहा, मैं ना इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा पैसा अपना, उससे क्या होगा कि मुझे ना डिविडेंड आता रहेगा, और वो अब 2.5 लाख पर मंथ उसको घर में एक रेंटल इनकम आ रही है। तो यार 2 करोड़ का आप वैसे कोई अगर घर भी बनवाओ, 2 करोड़ का वैसे बनता नहीं है, आजकल महंगाई बहुत होगी, पहले तो जमीन आएगी, फिर आप उसमें घर बनाओगे 1.5 करोड़ का, तो 3.5 करोड़ तक का बनेगा घर आपका। उस पर जो आपको रेंट मिलना शुरू होगा पहला, वो आपको मिलेगा 70 से 80 हजार, करते करते आपका जो इंक्रीज होगा तो 1.5 लाख तक मैक्सिमम जाएगा। तब तक आप कहेंगे घर की हालत बहुत खराब है, घर को रेनोवेशन करानी पड़ेगी, घर के 100 मसले होंगे, कंपनी के तो नहीं मसले चल रहे ना, घर के मसले चल रहे हैं। तो उसमें आपकी जो एक इनकम सेविंग्स है ना वो कम है, इसमें इनकम सेविंग बहुत अच्छी है, आपका एक अलग से ना सिस्टम चल पड़ा है। तो ये स्टॉक उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसलिए इस स्टॉक को हैवीली रिकमेंड करता हूँ। मुझे एक बंदे ने वहाँ पे फेसबुक पे मेंशन भी किया कि भाईजान मेरा बहुत गंदा नुकसान हो गया स्पेनिश स्टॉक में, तो मुझे बताएं कोई ऐसा स्टॉक जो मुझे तसल्ली दे, मेरा नुकसान रिकवर कर गया। मैं कहा उस्ताद जी पीओल उठा लो, ऐसा स्टॉक तुम्हें कहीं नहीं मिलना पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जो जिसकी हिस्ट्री है ये डिविडेंड दे रहा है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें याद रखना, इसमें HYR का मतलब होता है हाफ ईयरली, दिसंबर में होगा तो ये डिविडेंड जनवरी में देगा, तो साल का एंड और साल का शुरू, HYR हाफ ईयरली, और आई का मतलब है फर्स्ट, ठीक है, YR होता है ईयरली, और इधर F का मतलब है फाइनल डिविडेंड। ये फर्स्ट डिविडेंड और ये फाइनल डिविडेंड, इसने जो है 25 महीना भी फर्स्ट डिविडेंड दिया है 250, जीरो हमने काट दिया ना तो हमें 25 डिविडेंड मिला है, 25,000 में मिला है। अच्छा, इसके ना यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, वो ये जो अब लोगों का सवाल आएगा ना यहाँ पे 690 तक क्यों गया, क्योंकि इसने डिविडेंड दिया था 85 रुपीज के आसपास कुछ, इसकी वजह से ये 690 टच करके वापस आया स्टॉक। तो ये उस हिसाब से मैं बहुत इसका फेवरेट, मेरी तरफ से बहुत फेवरेट स्टॉक है, तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा पीओएल लाजमी उठाना। तो ये मैंने आपको एक पीओएल का जनरली बता दिया, पीओएल क्यों रखा हुआ है। इसमें ये कि आपने एक तो एक्यूमुलेट करना है बिफोर एवरीथिंग, आपने एक लो प्राइस देख लेनी है, 490 या 520 के अराउंड आपने बाय कर लेना है, क्योंकि जब ये लो पे होता है तब बाइंग बनती है स्टॉक की। एक स्टॉक की बता रहा हूँ, बाकी स्टॉक्स की भी लो प्राइसेस आपने देखनी है, और आपने करना है 50% बिफोर एक्सडी सेल, और री इन्वेस्ट करना है उस पैसे को किसी और स्टॉक में, और फिर आपने बाय करना है स्टॉक को एक्सडी के बाद। अब होता क्या है यहाँ पे, फिर दिखाता हूँ चीज, जब कोई स्टॉक डिविडेंड देता है ना उसके बाद ये रिलीज होता है तो ये गिरना शुरू हो जाता है, आपने ये निकाल के इसी स्टॉक में तो डाल दें या किसी और स्टॉक में डाल दें। इसलिए मैंने इसके लिए एक टेबल आगे बनाया है, वो भी दिखा दूंगा कि आपने उसका डिविडेंड लेकर किस स्टॉक में डालना है, वो मैंने बहुत मजे का टेबल बनाया, तो वो आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये स्ट्रेटेजी मजे की। वो जुलाई से लेके दिसंबर तक की स्ट्रेटेजी है, अगर आपको ये समझ आ गई तो आप इन 6 महीनों में डिविडेंड्स में खेलते रहेंगे कि आपको इसका डिविडेंड मिला आपने इस स्टॉक में डाला, इसका डिविडेंड मिला आपने इस स्टॉक में डाला, आपका पैसा 10 लाख वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आप पैसों के साथ अंदर ही खेल रहे हैं मार्केट में। इस तरह मैं खेल खेल के ना मेरे 10 लाख थे ना तो वो 18 लाख के करीब हो गए, तो 18 से फिर आगे चलते जा रहे हैं। बीच में निकाले भी, ऐसी बात नहीं कि 18 से 35 लाख या 40 लाख, नहीं, बीच में मैं निकालता भी रहूँ, वैसे मैं खाता भी रहूँ, ये घड़ी भी खरीदी है, तो चलती रहती है चीज। लेकिन सीन ये है कि आप खेल सकते हैं इस मार्केट के अंदर। आप इसमें एक और मजे की चीज होता है क्या, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये रिस्क के बगैर है, माइनर रिस्क है। क्यों, स्टॉक ने डिविडेंड देना ही देना है आपको, वो रुकेगा नहीं, वो देगा डिविडेंड आपको, तो आपको नुकसान तो नहीं है ना, आपको पैसे आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि अगर रिस्क नहीं है तो हराम तो नहीं है भाई, नहीं ये हराम नहीं, हलाल है। आपको एक कंपनी पैसे कमा के दे रही है, आप चुप करके उसमें पैसा डाल रहे हो, एक गाय आपने खरीदी वो दूध दे रही है, दूध से आपको पैसे आ रहे हैं, गाय हराम तो नहीं हुई ना। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं चीज जानना चाह रहा था कि ये वो स्ट्रेटेजी है, बनी इसराइल, कुरान में भी जिक्र है कि अल्लाह ताला ने ना मना किया था उनको कि ना, एक इस तरह का दिन उन्होंने रखा था कि आई थिंक वीकेंड था, जहाँ से ना उन्होंने मछलियां नहीं निकालनी थी समंदर से ना, वो रोज निकालते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा एक दिन ना रेस्ट लो, उस दिन ना निकालना। तो उन्होंने क्या किया, यहूदी उन्होंने ना जिस दिन मना किया था ना, वो मछली तो ना निकालते, हम ना जाले बिछाते थे। तो ये बनी इसराइल का ना मेंशन हुआ है कुरान में इस तरह का, तो हम भी ना इस तरह की स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं कि हम ना जाले बिछाते थे, जब स्टॉक की प्राइस जैसे नीचे आएगी हमने कैच करना है, ठीक है, और हमने लेके रख लेना है, और फिर जैसी हाई प्राइस होगी हमने सेल करना है, और डिविडेंड भी लेना है और सेल भी करना है। 50% हम सेल कर देंगे, 50% हम डिविडेंड को किसी और स्टॉक में डाल देंगे, तो हम लोग मार्केट के अंदर अपने पैसे को रोटेट करते जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक तो पीओएल रखा हुआ है, एक मैंने रखा हुआ है एमसीबी, एक रखा हुआ है एमईबीएल। एमईबीएल अब ना बहुत एक तो हाई प्राइस की तरफ जा रहा है, ये 280 के पास भी होता था, 160 का भी होता था, तब हम लेते नहीं थे इसको, अब हमसे भी गलती हो गई है, जनवरी पिछले साल की बात है, हम लोग मीजान बैंक से हट के एमसीबी यूबीएल के अंदर खेल रहे थे। ये ग्रोथ बहुत अच्छी कर रही है, क्योंकि ये एक तो पब्लिक का भी फेवरेट है, और ये इस्लामिक बैंक की तरफ भी थोड़ा सा इसका लिंक है, और तीसरा आई थिंक ये शरिया कंप्लायंट भी है, तो इस हिसाब से लोग इसकी तरफ इन्वेस्टेड है। तो ये अगला यूबीएल बनने लगा, तो इसलिए इस स्टॉक को मैंने चूज किया। डिविडेंड भी अच्छे देता है, और इसकी डिविडेंड हिस्ट्री है, ये रेगुलर डिविडेंड दे रहा है, तो ये मैंने दूसरा रखा है। तीसरा मैंने रखा है एमसीबी। एमसीबी का सीन ये है कि एक तो ये मियां मंशा का स्टॉक है, बहुत हैवी स्टॉक है,
वो बंदा भी बहुत हैवी किस्म का है। यहाँ पे नाम नहीं आ रहा, वो आ गया, वाक़ई में आ गया यार, वाओ! मियां मोहम्मद मंशा चेयरपर्सन ये लिखा हुआ है। अब कोई पूछेगा मियां मंशा की क्या खास बात है? यार मियां मंशा जो है नून लीग का, नवाज शरीफ का बेस्ट फ्रेंड है। नवाज शरीफ ने उसको ये स्टॉक स्टॉक तो नहीं, ये बैंक ना तोहफे दिया था 1993 या 1990 के पास। अब आप लोगों का दिमाग सवाल है तो यार आपको इतनी हिस्ट्री कैसे पता है? मैं ना बचपन से सुनता आ रहा हूँ स्टॉक्स का, ठीक है? मैं जब छोटा सा था ना, तो यहाँ पे मैं ये पीओएल की जो कहानी है ना, इसका नाम था पाको, ठीक है? तो बचपन से छोटा सा बच्चा था मैं, तब से हमारे बड़े अब्बू और मामू वगैरह बोलते थे, "ओए पाको ले ले यार।" मैं कहा, "ये पाको क्या होता है?" हम छोटे थे, पाको क्या होता है? तो ये पाको था भाई। जब मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री मारी 17 में, तो मैंने अब्बू से पूछा क्या लो? अब्बू ने कहा बेटा पाको ले ले। मैं कहा अब्बू पाको क्या चीज़ है? तो उस वक़्त उसकी प्राइस थी 390 से 400 के बीच में। मैं कहा इतना महँगा स्टॉक तो मैं नहीं लेने का। तो अब्बू ने कहा छोटा सा ले ले एग्रो फर्टिलाइज़र, फिर मैंने ले लिया था। तो वो फिर मैंने एग्रो फर्टिलाइज़र उस टाइम लिया था। तो मैं बड़ा खुश हो रहा, मैंने 65 रुपीज़ वाला स्टॉक ले लिया। 390 तो नहीं थे मेरे पास, मैं नहीं ले सका। तो ये वो पाको था। अब एमसीबी की कहानी यही है कि उस टाइम हमें ये पता लगा था कि मियां मंसूर साहब को एक तोहफे में गया था ये स्टॉक, तो फिर ये एमसीबी उनको मिला था। अब कहानी यहाँ पे ये भी आती है कि इस स्टॉक की इतनी खास बात ये है कि एक तो ये इस भाई भाई साहब का स्टॉक है, वो खुद बाय बैक करके स्टॉक को चलाता है। अब कुछ स्टोरी ये भी सुनने में आ रही कि ये किसी वजह से बैठा हुआ है, ये वो गाय है खामोशी से अपना जमा किया हुआ है और ये एकदम से शूट करेगा, पांचों तरफ जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं गया, स्लो ग्रो कर रहा है, स्लो ग्रो कर रहा है। इसकी जो बेस्ट चीज है, ये डिविडेंड ना आपको रेगुलर ये दे रहा है, 9 का ये देखो 36 रुपीज ये दे रहा है आपको पर ईयर। तो ये डिविडेंड के हिसाब से बहुत कंसिस्टेंट है, इसलिए मैंने अपने टेबल में इसको चूज किया, एमसीबी को। एमईबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, पीओएल हो गया। अब मैं आता हूँ एफएफसी पे। एफएफसी का सीन ये कि एक तो ये इन साहब साहब जी का है, ठीक है। दूसरा ये ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, ये मतलब कि 150 के पास भी होता था, 100 के पास भी होता था, तब नहीं हम इसको पूछे थे। 90s 100 के पास पेयर होता था, तब हम लोग, मुझसे भी ये गलती हुई, मैं एग्रो फर्टिलाइजर की तरफ चल पड़ा। एफएफसी को मैंने नहीं पूछा। पूछते थे लोग कि जी एफएफसी कैसा दिया, उसको कहते थे यार फौजियों का पता नहीं क्या इसका फ्यूचर समझ नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद जब हमने यहाँ पे जब ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब वगैरह और बड़े बड़े लोगों का नाम देखा, तो माशाल्लाह इसने ग्रो अच्छा किया। और अब इसकी ना एक तो डिविडेंड यील्ड अच्छी है और डिविडेंड भी बहुत प्यारा दे रहा है। ये जो उसका स्लॉट है ना ये वाला, अब जब भी इस वेबसाइट में आना तो आपने सबसे पहले यहाँ से नीचे जाना है, ईपीएस ग्रोथ वगैरह देखनी है, सेल्स देखनी है यहाँ पे, और फिर आपने सीधा इधर जाके देखना है जी इसकी डिविडेंड हिस्ट्री चेक करनी है। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है ना, ये डिविडेंड हिस्ट्री की बेस पे ही बनाई हुई है। ये चार तो बहुत मजे के स्टॉक्स हैं। इनकी बाइंग रेंज में मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 320, 270, 550, 370। फिर मैंने इनका एक सेल टारगेट रखा था कि आपने इस सेल प्राइस पे इनको सेल करना है जब वो पीक पे जाए, प्री एक्सटी आखिरी दिनों में। अब पीओएल कह रहा है कि 620 से 640 तक हो सकता है, मैं कहता हूँ 620 640 से ऊपर 650 भी जा सकता है। एफएफसी का मैं कह सकता हूँ कि ये 420 440 भी जा सकता है जब ये एक्सडी होने लगता है। और वो नेक्स्ट एक्सडी जो आ रहा है ना उसका, वो नवंबर आ रहा है एफएफसी का। और पीओएल सितंबर के पास ना ये इतने प्राइस पे फिरता है, 650 के पास चला जाता है। एमसीबी जो है अब अगला जो एक्सडी होना है कि उसका हर क्वार्टर पे जाता है, तो अक्टूबर में आ रहा है इसका, तो 310 तक पहुंचेगा ये। और एमईबीएल जो है वो सितंबर के आसपास ना ये 350 360 के पास होगा। तो यार मैं आप लोगों से एक काम कहता हूँ कि आप लोग ना सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये चारों महीनों में ना इस टेबल की एक पिक्चर से ना चेक करना क्या ये इसी लेवल पे प्राइसेस आई थी या गलत है, कि मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। तो इन चार स्टॉक का तो लाजमी चेक करना है। अब ये आखिरी जो 3 स्टॉक्स हैं, ये इस पे मैं बहुत लड़ाई खुद भी की थी अपने से कि नहीं यार इसको डालते नहीं, इसको डालते नहीं, कैप को डालते नहीं, फलाने को डालते हैं, नहीं बीओपी को डालता हूँ, नहीं सुनहरी बैंक को डालता हूँ। लेकिन मैंने कहा यार सोचा, फिर मैं कहा यार हपको को डालता हूँ। हपको की ना एक अच्छी बात पता है क्या, गवर्नमेंट के साथ इसकी काफी अच्छी सलाम दुआ भी है, डील भी अच्छी है। और ये एक तो आईपीपी के अंदर भी आता है, तो पावर प्लांट कंपनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जब जहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये आईपीपी हो जाता है, इंडिपेंडेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। और उसका बहुत मजे का सीन है कैपको का कि गवर्नमेंट शायद इनको पैसे देगी, ठीक है। दूसरा ये डिविडेंड हिस्ट्री भी इसकी अच्छी है, बुरी नहीं है, मतलब ये देता है, अच्छे डिविडेंड देता है। यहाँ पे मैंने इसका डिविडेंड का लिखा हुआ भी है कि ये 13.5, अभी वैसे कम दे रहा है, ये 15-16 भी देता था। मैंने 80 का लिया था और मैंने गलती करके बेच दिया था, आई थिंक 110 का बेचा था उस टाइम, और मैंने लिया था सितंबर 23 को आई थिंक सो, इधर कहीं इसकी डेट आई यहाँ पे, 80 के पास लिया था, ये सितंबर 8 के आसपास मैंने ये लिया था। अब आप लोगों को सितंबर 8 को क्या खास बात है यार, सितंबर 8 को मैं किसी जगह पे शिफ्ट हुआ था, तब मेरे पास कुछ पैसे आए थे, तो मैंने फौरन ये लिया था और मैंने इसको बेचा था 110 के आसपास। अब यहाँ पे 110 नहीं जा रहा है, डायरेक्ट 119 पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 110 तक इसको बेच दिया था। मैं बड़ा खुश हुआ था, मैंने कहा था यार 30,000 कमा गया मैं, जैसा मैं अभी यूपीएल को बेच के खुश हो गया, मैंने पैसे कमा लिए। तो उस टाइम मैंने इस स्टॉक को भी बेच के बड़ी खुशी कमाई थी कि मैंने स्टॉक बेचा जी, पैसे कमा लिए। तो आपको इसलिए मुझे बड़ा पसंद है कि ये ग्रोथ अच्छी देता है। अभी ये 165 टच करके वापस आया हुआ है, तो अभी ये वापस उस ग्रोथ की तरफ जा रहा है। इसका बैड सीन ये हुआ था कि अभी वो आईबीपी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, तभी ये थोड़ा सा ड्रॉप होने लग गया था। तो इसलिए अब सुनने में आया कि इसका और कैप्को का कोई डील बन गई है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट बैंक से लोन लेके।
इन लोगों के पैसे पूरे करेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 2027 तक जा रहा है। तो अभी 2025 है, 26 27 2 साल आपके कहीं नहीं गए, ये स्टॉक आपको ग्रोथ अच्छी दे देगा। इवन कि जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हुआ तो ये थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, तो वापस रिगो मतलब 160 के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है। उसके बाद जो है ये ड्रॉप होना शुरू हुआ है 140 तक, फिर ये गेन करने की कोशिश की है, 153 भी गया है, लेकिन अभी वापस नीचे आ गया कि कंफर्म नहीं था इसका कि क्या बनता है आईपीपी का। अभी वापस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद लगी है कि कोई इनकी डील हुई है अंडर द टेबल, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सुनने में आया है। अब देखते ब्रोकर्स इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि जी ले लें, उम्मीद अच्छी है, वो इस तरह बोलते हैं, वो कंफर्म बात नहीं कहते ले लें जी, अच्छी बात है। जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं बैठते टेबल पे, कितने की फाइल है जी, अच्छा जी इतने की, या वो जमीन लेने की डील होती है, इस तरह की भी डीलें होती हैं। गवर्नमेंट बैठती है सामने, वन ऑन वन ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इनकी आपस में, कितने का, उसमें ब्रोकर भी बैठे होते हैं, तो ब्रोकर हमें हल्का सा ना इशारा दे देते हैं कि ये ले लें जी। फिर आपका आता है जी एफएबीएल, वो मैंने दिखा दिया आपको, फैसल बैंक, और वो मैंने ये भी बता दिया कि क्यों आपने फैसल बैंक चूज करना है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने बता दिया कि फैसल बैंक रखा है मैंने, और बेंगल फ्ला नहीं रखा। बेंगल फ्ला वैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक में आता है, वो जा तो रहा है बहुत इसी तरफ, अब रेस लगी हुई है, ये जाता है 100 की तरफ या बेंगल फ्ला जाता है, देखते हैं कौन सा पहले जाता है। तो कमेंट्स में बता दें आप दोनों, आप लोगों को कौन सा दोनों में से अच्छा लगता है। चौथा जो मैंने आखिरी जो स्टॉक है वो पाकरी रखा है। पाकरी की जो मैं एक बात बता दूं, पाकरी की हिस्ट्री है, ये डिविडेंड पक्के दे रहा है। यहाँ से अगर इसका निकाले ना, 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 हर साल ईयरली डिविडेंड दे रहा है। मतलब आपको जनवरी के ईयरली क्लोजिंग देता है, उसके बाद अप्रैल के आसपास आपको एक बुक क्लोजर देता है। बुक क्लोजर का मतलब ये होता है इस डेट से इस डेट तक अगर आपके पास ये डिविडेंड है तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। तो ये पाकरी का ये सीन है, पाकरी की एक हिस्ट्री है, ये डिविडेंड दे रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि ये शायद प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, कंफर्म नहीं कब होता है, हो गया तो माशाल्लाह सीन इसका बहुत गुड है, ये फिर ग्रो बहुत हैवी कर सकती है। तो ये लाजमी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। अब मैं ना आपको इन सब कहानियों के बाद मैं एक ऐसी कहानी समझाऊंगा, मुझे भी समझने में कुछ 2 दिन लगे हैं। मैं वो कहानी समझाऊंगा कि आपने इस स्टॉक का डिविडेंड उठा के इसमें डालना है, इस स्टॉक का डिविडेंड उठा के इसमें डालना है। उसके लिए मैंने एक अलग से टेबल बनाया है। पहले आप ऐसे ये ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये बाइंग रेंजेस लिखी हुई है कि इस बाइंग रेंज में जब भी ये स्टॉक है आपने उठा लेना है। अगर तो अभी भी 570 का अगर ड्रॉप नजर आता है, आगे कहीं पे आएगा, करेक्शन आएगी मार्केट में, तो इन स्टॉक्स की प्राइस गिरेगी, तो आपने ये बाय करना है। तो ये आप ये नोट कर लें, ये जो ये साइड है ना बाइंग रेंज, आप इस बाइंग रेंज में स्टॉक्स उठाना है। और ये मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई जो 10 लाख है ना, उसमें आपने 1.5 1.5 लाख इसमें डालना है, 1 1 लाख इसमें डालना है, 1.3 लाख आपने इसमें डालना है, 70,000 आपने पकड़ी का डालना है। और सेल टारगेट भी यहाँ पे ये नोट कर लें, इसको इस प्राइस पे आपने बेचना है इनको, ठीक है। और फिर आपने ये महीना याद रखना है, सितंबर को इसका एक्सडी आ रहा है, एमसीबी का अक्टूबर में आ रहा है, पीओएल का सितंबर में, एफएफसी का नवंबर में, हपको का दिसंबर में, एफएफबीएल का अक्टूबर में, पाखरी का अक्टूबर में आ रहा है, ठीक है। पाखरी के वैसे गलत देखा, आई थिंक दिस इज अराउंड दिसंबर, लेकिन चलो जो भी है, आगे चलते हैं। अब ना मैं आपको एक मजे की चीज दिखाने लगा अगले टेबल पे, कि आपने ये अब जब डिविडेंड्स आएंगे और डिविडेंड से पहले की लास्ट डेट एक्सडी, जो यहाँ मैंने आपको बुक क्लोजर दिखाई है ना, ये लास्ट डेट ऑफ एक्सडी, इनमें इनके दौरान ना आपने प्राइस में एक शूट आएगा, उस शूट के साथ ना आपने चलना है। जहाँ पे मैंने दिखाया था ना पकड़ी का भी सीन होता है कि वो एक पीक पे जाती है जब ये डिविडेंड अनाउंस करता है, दिसंबर तक ये कि देखें कहाँ तक गया, 17 तक टच किया है, उसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू हुआ है। तो जब वो पीक आएगी ना, इस तरह की पीक पे आपने बेचना होता है स्टॉक को 50%, बाकी 50% आपने डिविडेंड खाना है। अब मैं इधर ना आपको एक चीज पहले समझा दूं इस टेबल के हिसाब से। एक्सडी जो है ना, एक्सडी आई थिंक आप लोग समझ गए एक्सडी वैसे बता दूं होता क्या है। पहले मैं शुरू में बताया कि एक्सडी का मतलब है एग्जिट हुआ डिविडेंड। अब मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ जो भी एक्सडी हुआ रिसेंटली, और उसकी प्राइस में ड्रॉप जो है वो भी दिखाता हूँ। इधर ना ये नीचे जाओ ना तो एक लिस्ट आ जाती है, आप वैसे इस वेबसाइट पे जाओ शुरू में, इधर नीचे जाओ ना, फुल नीचे पहला पेज तो ये है। मैं जाता हूँ सेकंड पेज पे, तो यहाँ पे मुझे नेशनल बैंक नजर आया। अच्छा, मुझे एक बंदे का आया था, सब्सक्राइबर्स का ही मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि आपको सारों के ये सिंबल्स कैसे याद हो गए। तो यार ये विद टाइम आपको याद हो जाएगा, एनबीपी या नेशनल बैंक है तो याद हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। अच्छा, अभी इसने रिसेंटली डिविडेंड दिया था तो ये एक्सडी हुआ था, तो जब ये एक्सडी हुआ तो उसकी एक प्राइस में ड्रॉप आया था, इधर कहीं एक्सडी हुआ है तो ये 99 तक गया है, वापस ने फिर गेन किया अपना। तो एक्सडी का यही सीन है कि एक्स पीक पे जाके सेल भी हो जाता है। तो आपने एक्सडी के हिसाब से चलना है, एक्सडी जब जब होगा तो आपने करना है। और यहाँ पे भी इसने 8वां डिविडेंड भी दिया रिसेंटली, ये थोड़ा सा लेट अपडेट करती है, लेकिन एक्सडी की इस तरह ही लॉजिक है कि जब एक्सडी होगा उससे एक दिन पहले ना पीक पे जो प्राइस जाएगी आपने वो जेन में रखनी है कि वो पीक वाली प्राइस पे आपने ना 50% सेल करना है। और एक्सडी के बाद ना जो ड्रॉप आएगा ना इस तरह का छोटा सा, जिसमें ये ड्रॉप आया तो आपने बाय करना है। तो सेम केस इधर आप ये शो हो रहा है पीओएल का, बाय विंडो आपने 1 से लेकर 20 जुलाई तक रखनी है। मैं अब यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ आसानी के लिए, कैलेंडर खोल लेता हूँ। आपने ना ये अब जुलाई जो आ रहा है ना, 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के अराउंड आपने किसी तरह पीओएल अपना जमा करना है।
करना है, पीओल को आपने बाय करना है डिप में। यहाँ मैं पीओल लिखता हूँ। आप सारे करोगे यार खाली पीओल की वीडियो बना देते, आप सारा पीओल मैसेज कर, नहीं ऐसी बात नहीं है। पीओल स्टार्ट इसलिए करो क्योंकि पीओल एक रैली की तरफ जा रहा है और दूसरा पीओल में जान नजर आ रही है और ये 640 तक जा रहा है। ये हमारे दिमाग में बार बार वो जो 690 टच करके आया ना, ये इसको हमने मद्देनजर रखना है। ये बहुत ऊपर से नीचे आया तो ये वापस उसी रैली में जा रहा है। पीओएल को आपने 1 जुलाई के 3 वीक्स जो है उसमें बाय करना है। यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक बाय करना है। आपको मिलेगा 550 से 560 की रेंज में मिला तो आपने बाय कर लेना है। और हमें सेल कब करना है? सितंबर की पहली 5 तारीख में। तब ना जब ये आप सेल भी करोगे तो आपको इस रेंज में प्राइस मिलेगी 626 640 तक। मैं ना इसको लिख भी लेता हूँ इस तरह करके। आपको इस राउंड में आपने सेल करना है, पीक पे जब जाएगा सेल करना है, क्योंकि इसकी एक्स डेट आ रही है 10th। तो मैं वैसे यहाँ मशवरा दूं, इसके बजाय ना 5 और 6 के बजाय आपने क्या करना है, इसको 9 सितंबर के पास ना इसको सेल करना है, क्योंकि 10th को ये एक्सडी हो जाएगा तो 9 को ना ये पीक वाली प्राइस पे होगा। अब मैं इसका टेस्ट करने के लिए ना पीओएल की वैसे मैं देखूं क्या हिसाब है इधर। वैसे इसका थोड़ा सा लेट आया क्योंकि वैसे हर साल ना थोड़ा सा आगे हो जाती है इनकी डेट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अक्टूबर के हिसाब से ना अक्टूबर की 7th को इसका एक पीक आ रहा था, तो अक्टूबर 7 तक आपने इसको सेल करना है और उसके बाद इसका ड्रॉप आना शुरू हुआ है और फिर ये वापस आया नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे इधर, अब मोस्ट प्रोबेबली अब ये सितंबर के आसपास का जो एक्स डेट आ रहा है उस हिसाब से एक दिन पहले ना हमने इसको सेल करना है 50%, नॉट मोर देन दैट। ओके, तब ये शायद 95 रुपीज डिविडेंड दे या 85 दे या 70 दे, मोस्ट प्रोबेबली 70 60 तक ही देगा। इस 95 तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है मैंने। तो आपने क्या करना है, जो आपको डिविडेंड भी आएगा, एक तो सेल कर दिया ना 50%, आपने मतलब कि 5 लाख 50 डाले में उसमें से आपका 2.5 लाख जो है सेल हो चुका होगा। आपका जो बाकी 2.5 लाख का जो आपको डिविडेंड मिलेगा ना, उस पैसे का ना आपने एफएफसी बाय करना है, री इन्वेस्ट इनटू एफएफसी, क्योंकि एफएफसी उस वक्त सस्ता होगा, क्योंकि एफएफसी की जो शुरुआत हो रही है वो सितंबर से हो रही है, जो अगली बाय विंडो आएगी। ठीक है, फिर अभी भी समझे, फिर समझा दो। आपने क्या करना है, पीओएल का 50% जो है वो सेल करना है लास्ट डेट 10th से पिछली डेट 9th को, जब मोस्ट ऑफली एक्स डेट आ रही होगी। और आपने जो एक डिविडेंड भी मिलेगा 10th के बाद, एक्स डी होकर प्राइस गिर जाएगी, जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड भी ले लेना है, सेल के पैसे भी रखने हैं, और उसका आपने एफएफसी जितना भी आता है उठा के रख लेना है। ठीक है, अब 15 जुलाई से 30 जुलाई के अराउंड आपने जो आपके 10 लाख की अमाउंट है उसमें से आपने बाइंग रेंज ये रखनी है 320 से 325 के अराउंड आपको मिलेगा, आपने बाय करना है। और सेल आपने उसी तरह 50%, यहाँ लिखा हुआ भी 50% सितंबर की पहले 5 तारीखों में सेल करना है, क्योंकि सितंबर की 10th के अराउंड आपकी एक्स डेट आ रही है। अब ये 10th सबका लिखा हुआ है, इससे आगे भी हो सकती है क्योंकि सब में 10th लिखा हुआ है मैंने। ये सितंबर के अंदर इसकी एक्स डेट आ रही होगी। ठीक है, आपने सेल करना है, मोस्ट प्रोबेबली आपको इस प्राइस के अराउंड ये सेल हो रहा होगा। 400 तक तो नहीं जाता पुत्र ये लेकिन करीब करीब 400 के आ रहा है, 360 के आसपास आपने सेल करना है 50%। और फिर आपने जब एक्स डेट के बाद जो आपको मिलेगा वो आपने डिविडेंड जो आपको आना है वो भी आपने रख लेना है। अब आपने क्या करना है, ये डिविडेंड आ गया, ये आपका आ गया इसके सेल करने के पैसे, ये दोनों पैसे ना आपने उठा के एमसीबी बाय कर लेना है। आपको एमसीबी मिलेगा सस्ता उस टाइम 270 के पास अगस्त में। अब सारे कहेंगे ये कैसे पता यार, ये इधर ही फिरता है, ये 250 से लेकर 295 तक इसी रेंज में फिर रहा है। तो ये आपने उठा लेना है अगस्त के महीने, क्योंकि अब आप जुलाई से क्रॉस कर गए हैं, अब आप इधर से क्रॉस करेंगे, अब आप अगस्त में आ गए। तो ये पहला महीने की मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, अब आप अगस्त में आ चुके हैं। ठीक है, तो अगस्त में आपने ये एमसीबी बाय कर लेना है और आपने इसको 1 महीना होल्ड करना है, अगस्त से सितंबर, नहीं 2 महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में जाके आपने सेल करना है 50% इस प्राइस के अराउंड जो आपके पास बाय हुआ हुआ। वैसे मैं मशवरा दूंगा अगर आपके पास पहले का बाय हुआ हुआ तो ये स्ट्रेटेजी बहुत काम की है, लेकिन चलें अगर आप फिर से आते हैं तो फिर भी आ जाए, कोई मसला नहीं। आपने जब अक्टूबर के पास जब ये डिविडेंड देगा, जी मैं दे रहा हूँ 9 रुपया, तो इसकी प्राइस में जंप आएगा अराउंड 9 से 15 रुपए के बीच में कुछ जंप आएगा, क्योंकि सारे लोग धड़ाधड़ रहेंगे तो 300 टच करेगा ये। तो आपने क्या करना है, 9th ऑफ अक्टूबर, यहाँ लिखा हुआ भी है यार 9th ऑफ अक्टूबर, आपने एक दिन पहले ऑफ द एक्स डेट आपने सेल करना है 50%, और बाकी 50% आपने होल्ड करना है, उसका डिविडेंड आएगा। वो डिविडेंड भी उठा के आपने किधर डालना है, एफएफसी। एफएफसी बहुत महंगा स्टॉक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एफएफसी हम लोग जमा करके रख लेंगे। अब आ गई एफएफसी की बारी। एफएफसी के वैसे दे रहे थे, कहाँ तक पहुंची है बात यार, एफएफसी भी असल में बहुत महंगा हुआ है, मसला ये हुआ है हमसे ना, सब में ये मिस हो गया स्टॉक। फ्यूल का तो मैंने उठा लिया था 5 लाख में से, एफएफसी मिस हो गया कि अगर पिछले साल के अगस्त के हिसाब से देखे ना प्राइस, वैसे एक अच्छा खासा लो पे था 170, इसके हाफ ऑफ द प्राइस पे था। तो हम यही कह सकते हैं कि एफएफसी को हम अगस्त में उठाएंगे, इस रेंज में उठाएंगे, और ये अभी 390 टच करके आया हुआ, 420 से वापस आया हुआ स्टॉक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगस्त के राउंड है ये स्टॉक मिलेगा 370 के पास, क्योंकि जब ये इतना ऊपर जाता है तो उतना नीचे भी आता है। 50 अगर ऊपर गया तो 50 नीचे भी आया, तो ये 370 के पास मिला तो आपने बाय कर लेना है, और सेल आपने करना है नवंबर में। जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर आ चुका है। ठीक है, सितंबर में बाय करना है और नवंबर में सेल करना है। जब ये आपको टारगेट देगा 420 के आसपास एक्स डेट से पिछला, अभी मैंने आपको दिखाया भी है कि 420 टच करके आया हुआ है, ये देखें
420 टच करके लास्ट ईयर आ चुका है दिसंबर में, तो अब ये 1 महीना पीछे आ गया क्योंकि इसका वो जैसा रमज़ान में नहीं होता यार हर साल 1 महीना पीछे नज़र आता है, वैसा इनका भी होता है 1 महीना पीछे आते हैं। रमज़ान तो मैंने एक मिसाल दी, इस्लामिक महीने में यही होता है कि 1 महीने पीछे आते हैं लोग, इनकी डेट्स ना ऊपर-नीचे हो रही होती हैं। तो इसका ये जो 420 है ना, ये टच करेगा फिर से। तो ये 420 से 440 के पास 1 दिन पहले, इस तारीख से 1 दिन पहले, जब आपको पता है अगले दिन एक्सडी है, अगर ना भी पता चले तो आपने क्या करना है, ब्रोकर को फ़ोन करना, उससे पूछना कि यार इसका एक्सडी कब आ रहा है? वो कहेगा जी इसकी जो बुक क्लोज़र है ना, उस हिसाब से हम देख लें। यहाँ बुक क्लोज़र आती है ये, इस हिसाब से हमने समझना है कि इसका बुक क्लोज़र कब आ रहा है। अभी यहाँ पे इसका पिछले साल का बुक क्लोज़र जो था वो 12 से लेके 14 तक था। ये 12 से 14 के अराउंड ना आपने कन्फर्म करना है ब्रोकर से कि किस डेट को मैं सेल करूँ जो मेरा लास्ट डेट है, उसके बाद क्योंकि एक्स हो जाएगा। तो ब्रोकर कहेगा यार आप ना इसको 14 तारीख को सेल करना। क्योंकि बुक क्लोज़र ये होता है कि इस डेट की रेंज में अगर आपके पास ये स्टॉक है तो उस फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आपने क्या करना है 14 तारीख है आप लास्ट डेट समझें, एक रफ एस्टिमेशन दे रहा हूँ पिछले साल की। 14 तारीख आप लास्ट डेट समझें, उस हिसाब से आपने क्या करना है, इसको 50% सेल करना है। वो 14 उधर थी तो इधर अब ये नवंबर आ गया ना, तो हम नवंबर की लास्ट डेट यही है 10, इसके बाद 11 को ये एक्स हो जाएगा। तो हम 10 तारीख को इसका जो है 50% सेल कर देंगे। उससे हमें जो पैसे आएँगे ना, उसका अब हम बाय करेंगे हपको। आप वैसे अगर आपको आईपीपीज़ नहीं पसंद तो आप हपको को कैंसल कर सकते हैं। आप इस जगह कोई और स्टॉक डालें, आप यूबीएल डाल लें। अगर आपको चले बैंक्स नहीं पसंद तो आप कोई और स्टॉक भी डाल सकते हैं। आप पीएसओ डालें, पीएसओ के खिलाफ बहुत लोग हैं तो पीएसओ से निकलें। माड़ी के भी लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, उससे भी निकलें। तो एग्रो फर्टिलाइज़र भी एक स्टॉक है, वो भी पसंद नहीं आता तो आप एक और स्टॉक डीसीआर डाल दें, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। लेकिन डीसीआर की एक मसला ये है उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, वो भी पसंद नहीं आता तो आप यहाँ पे सुनहरी बैंक डाल दें, उसकी भी ग्रोथ का बड़ा मसला है, वो भी बहुत स्लो जा रही है। वो भी पसंद नहीं आता तो मैं आपको एक और स्टॉक कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे आप एमटीएल डाल सकते हैं, मिलेट ट्रैक्टर डाल सकते हैं। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में मैंने उसकी प्राइस मेंशन की थी, वो 520 तक आता तो रिवर्स जाना था, लेकिन वो 540 क्रॉस करे तो अब रैली की तरफ चल पड़े। तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। आपको आपने बाय करना है, ठीक है? वैसे मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन दी, आप एमटीएल भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक्स नहीं पसंद आते तो आप एमटीएल की तरफ चले जाएँ। आपको कार का स्टॉक पसंद है तो आप एचसीएआर भी कर सकते हैं। वो वैसे इतना मज़े का स्टॉक नहीं, मुझे नहीं पसंद। इससे बेहतर वो इंडस मोटर्स है, वो ले लें, वो बेहतर है। वो टोयोटा वाले हैं दोनों, अच्छे पैसे वाले हैं। महँगा स्टॉक है, 1700 का, लेकिन अच्छा स्टॉक है। वो भी पसंद नहीं आता तो एक और स्टॉक है लक। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, पज़ल ना होएँ इस सारी कहानी में। आप इसी पे रहें तो बेहतर है, आपको भी कोई बुरा नहीं है, ये देगा डिविडेंड इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी आई थिंक गवर्नमेंट से डील हो चुकी है। मुझे कमेंट से कोई कंफर्म करके बता दे कि इनकी डील हुई है कि नहीं हुई। सबको ना ये देखें अगस्त के पास आके ना एक डिविडेंड निकालता है अपना, 27 अगस्त को, और इसकी जो क्लोजिंग आती है 23 से लेके 30 के अराउंड में इसकी बुक क्लोज़र आती है। तो ये बुक क्लोज़र को आपने बड़े नज़र में रखना है, इस राउंड में आपने इसकी लास्ट डेट के अराउंड आपने सेल करना है। ये आपकी एक्सबी जो है ना, ये आपका एक्सबी कंफर्म करेगा। अभी से ये 24 का बता रहा हूँ और इसका जो 23 में आया था वो अक्टूबर में आया था। ये 1-1 महीना आगे जा रहा है, अगस्त के बाद अक्टूबर आ रहा है, 2 महीने आगे जा रहा है, और उससे पिछली दफ़ा ये जो आया था सितंबर के आस-पास आया था। जैसे इसकी मुझे ये समझ नहीं आई कि इसने ये इकट्ठे दिए हैं 2, सितंबर में भी दिया, अक्टूबर में भी दिया है, तो ये मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई, इसने ये किसने दिया है। एक ईयरली दिया और इसने एक फर्स्ट क्वार्टर का इकट्ठा करके दे दिया डिविडेंड, तो ये ₹11 इसने जिसके पास था तो वो सही कमा गया। मुझे याद है 23 में ना देयर वाज़ वेरी गुड आईपीपीज़ का छक्का लगा हुआ था, सही पैसे गवर्नमेंट ने इनको दिए थे और अच्छे खासे लोगों ने पैसे कमाए थे। अल्टर्न एनर्जी में इसने बड़ा अच्छा डिविडेंड दिया था, सबने मतलब सही पैसे कमाए थे। तो अब 25 में भी इसने फिर डिविडेंड दिया है एज़ 24 के हिसाब से, क्योंकि हाफ ईयरली 24th 12th को क्लोज़ हुई थी, तो उस हिसाब से इसने दिया है। अब अगली जो है इसकी या तो अगस्त में आएगी या सितंबर या अक्टूबर में। तो मैंने यहाँ पे जो इसकी एस्टिमेशन लगाई है, इसकी जो एक्स आएगी वो दिसंबर में अब आएगी। मैं कहा ना अगस्त में आएगी, ना अक्टूबर में आएगी, ना नवंबर में, मैं इसको दिसंबर तक ले गया। मैं कहा भाई दिसंबर में इसकी एक्स आनी है। आपने ना बाइंग विंडो जो रखनी है 1st ऑफ नवंबर के पास रखनी है। अब 1st ऑफ नवंबर की इसकी क्या प्राइस आ रही थी पिछले साल के हिसाब से अगर देखें हम लोग, सॉरी यार मैं कभी-कभार बहुत तेज़ बोल पड़ता हूँ। अच्छा 1st नवंबर को ना इसकी 110 के आस-पास प्राइस थी, ठीक है? अब मैं पिछले साल के हिसाब से डाटा देख रहा हूँ। ये लिखी हुई है 11 नवंबर 24 को सर 110.63 इसकी प्राइस थी। तो हमने इसको अब जो इसका ट्रेंड चल रहा है, ये क्योंकि इसी प्राइस के आस-पास फिर रहा है, क्योंकि इतना ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, तो इसी प्राइस के रेंज में फिर रहा है। तो इसको हमने इस रेंज में बाय करना है, 133 से लेकर 136 की रेंज में। फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ नवंबर तक, 15 तक, पहली से लेकर 15 तारीख तक हमें इतने का बाय करना है और हमने सेल 50% करना है दिसंबर की शुरू के हफ्ते में। तब तक ये मोस्ट प्रोबेबली जब इसने डिविडेंड अच्छा अनाउंस करेगा तो ये इस रेंज तक पहुँच चुका होगा। इधर तक नहीं तो एटलीस्ट 140 तक तो चला जाएगा। वैसे इसका मैक्सिमम पीक कितना आ रहा है? 165 तक गया हुआ है। तो मैंने इसका जो भी पीक लगाया है वो 150-155 लगाया हुआ है। तो इसकी जो लास्ट बुक क्लोज़र वाली डेट होगी ना, उस तक ये 155 भी अगर टच किया ना, तो आपने 50% सेल करना है और आपने जो बाकी 50% है उसका डिविडेंड आपको जो रिसीव होगा आपके बैंक अकाउंट में, उसका आपने क्या करना है, रीबाय करना है पीओएल, जो ये पहला स्टॉक है। ये भी खाली 1 साल का मैं बता रहा हूँ, इससे 6 महीने, या अगर आप रीबाय कर चुके हैं तो आप ये वाला पीओएल जो है ना, अब अगले साल में यही राउंड चल पड़ेगा। वो फिर जनवरी से लेके जून तक चलेगा। वो
अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह उसकी भी एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन ये मैंने खाली 6 मंथ्स के हिसाब से एक होल्डिंग का बताया। अच्छा, अब जब आपने पीओएल वगैरह भी बाय कर ली, ये सारे इन्हीं के अंदर घूमते रहे। पाकरी और फैसल बैंक तो बिल्कुल साइड पे हो गए ना, इनको भी देख लेते हैं यार। अगस्त की शुरू की तारीखों में पाकरी का रेट थोड़ा-सा गिरेगा, 12.8 के पास आएगा तो आपने बाय करना है। 13.2 के पास वैसे भी फिर रहा है, तो आपने 12.8 का जैसे ही मिलता है तो आपने बाय करके रख लेना है, ठीक है? और अक्टूबर में ना आपने सेल करना है, क्योंकि पाकरी ने ना उस टाइम डिविडेंड देना है। आपको दिखा देता हूँ, पाकरी का रेट ना उस टाइम बढ़ता है, अक्टूबर के आस-पास। ये आया जी देखिए दिसंबर, वैसे इसका नवंबर में रेट बढ़ा, अक्टूबर में इसका रेट काफ़ी कम था, पिछले साल के साथ देखा जाए। तो नवंबर में देखिए इसका रेट में ना जंप आया 15-20, तो मैंने यही कहा कि अगले साल के हिसाब से तो 1 महीना पीछे हो जाता है या 1 महीना आगे चला जाता है। तो इसका 15 या 16 के पास प्राइस पहुँच जाएगी। अगर उसने डिविडेंड अच्छा दिया तो ये 16.96 भी जा सकता है, पाकरी की बात कर रहा हूँ। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा किसी स्टॉक में, मैं जनरली एक स्पीड स्पीड समझा रहा हूँ कि हर स्टॉक की डिविडेंड जब अनाउंस होता है तो उसकी प्राइस में एक तो पीक आ चुका होता है, द लास्ट डेट बिफोर एक्सडी उसकी प्राइस एक पीक होती है। तो इसकी अभी पिछले साल की जो पीक प्राइस थी वो 16.96 तक गई थी। तो हम 16.96 को मद्देनज़र रखते हैं, यहाँ पे मैंने कितनी रखी है? मैंने ना वैसे थोड़ी सेफ साइड के लिए 15 रखी है, मैंने 15 तक आ जाएगा, क्योंकि 13 प्लस 2 करो ना 15 के करीब आता है। तो मैंने 12.80 के हिसाब से 2 करो तो 14.80 और 13.20 के हिसाब से करो तो 15.20, तो दोनों को माइनस करो तो मैंने एक एवरेज प्राइस रखी है 15 तक जो है ना ये स्टॉक गेन करेगा। तो आपने 50% सेल करना है, 15 रुपीज़ की जब इसकी प्राइस जाएगी, और जब इसकी एक्स डेट के बाद आपने क्या करना है, इसका डिविडेंड गेन करना है। तो जो भी आए, वो जो डिविडेंड मिला वो, ये जो डिविडेंड मिला वो, और ये जो इसका आपको सेल के पैसे मिले वो, उठा के आपने फैसल बैंक में डाल देना है। सितंबर के आस-पास ना, अब सितंबर आ चुका है, कैलेंडर में देखें ना तो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हमने ये सारा क्रॉस कर लिया, अब हम सितंबर के आस-पास आ गए। शुरू के 2 हफ्ते जो हैं 15 तारीख ऑफ सितंबर, आपने क्या करना है, इसमें आपने फैसल बैंक में डाल देने पैसे और फैसल बैंक की बाइंग करनी है, जितनी की भी बाइंग होती है। अब 60 है या 66 तक आपको मिलेगा उस टाइम फैसल बैंक, ठीक है? तो आपने फैसल बैंक उठा लेना है और अक्टूबर में ये वायदा है कि सितंबर के बाद फौरन अक्टूबर आए तो ये सेल करना है, बाकी सारे 2-2 महीने का गैप दे, इसका डायरेक्ट आया। आपने 70 के आस-पास सेल टारगेट लगाना है, क्योंकि इसने डिविडेंड देना उस टाइम 7 के आस-पास। 7 तो नहीं देगा, 2.5 से 4 रुपए के करीब देगा। तो फिर भी जब 4 पे देता है तो 3 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करो तो 7 रुपए के अराउंड इसकी प्राइस में जंप आएगा। तो फैसल बैंक ना उस टाइम अराउंड आपको 70 के पास मिलेगा। अब आपने वही 50% सेल करना, 50% आपने उसका डिविडेंड लेके वापस आपने मीज़ान बैंक उठा लेना है, ये जो सेकंड नंबर स्टॉक है। तो ये कहानी इस तरह 6 महीने खेलनी है। अब आप कह रहे हो यार इतना खेलने का दिमाग घूम जाएगा, यार इस टेबल की ना आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ये कहानी जो इतनी घुमाई है ना मैंने, उससे क्या होगा कि मैंने उसकी कैलकुलेशन फाइनल भी की हुई है। मेरे से एक गलती हो गई पिछली वीडियो में, जो मैंने पेनी स्टॉक से बनाई थी। सब्सक्राइबर का मैसेज गया, उसने कहा कि आपकी पेनी स्टॉक वाली वीडियो में हमने ये नोट किया कि आपने 2 लाख तो कंफर्म नहीं किया, कैसे बनता है? तो मैंने ना एक चीज़ गलती हो गई मेरे से, उसमें एक टैक्स अगर निकालो ना तो 1,85,000 टोटल बनता है। 20 से 40,000 पर स्टॉक पे बनता है, तो उसके टोटल करो ना तो 2 लाख के अराउंड अमाउंट बनती है। लेकिन अगर आप टैक्स निकालो तो 1,85,000 बनता है। तो वो मैं चीज़ इधर मैंने क्या किया है, इसकी पूरी कैलकुलेशन की है। यहाँ तो 42,900 के पास बनता है। वो मैं अब आपको इधर एंड में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको डिविडेंड मिले 1,53,000, कैपिटल गेन आपके जो प्राइस में जंप्स आए वो 1,50,000 है, ठीक है? आपने इन दोनों को ऐड किया तो 3,03,000 टोटल आपका बन गया, सही है? अब मसला यहाँ पे आता है क्या, एक तो फाइलर लाज़मी होना पड़ेगा। मैं नॉन फाइलर का कहानी से निकल आया हूँ, क्योंकि अब नॉन फाइलर वाली कहानी ऐसे से खत्म हो रही है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में। 15% टैक्स पड़ेगा आपको। तो 3 लाख वाली अमाउंट पे आप अगर 15 वाला टैक्स को मल्टीप्लाई भी करें ना, तो वैसे क्या होता है, आपको उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करना होता है, 0.85 से। 100, क्योंकि 100 में 15 माइनस करो तो 85 होता है। तो 0.85 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी आपकी 2.5 लाख या 2,57,000, ठीक है? ये आपका एक नेट प्रॉफिट आया टैक्स कटने के बाद, ये एक जनरल आया। आपने क्या किया था, जब आप मैंने शुरू में बताया था, आपकी जो अमाउंट है कैपिटल वो 1 मिलियन है, आपका 10 लाख डला हुआ है। आप 10 लाख से खेलोगे मार्केट में। इधर आप 10 लाख आपके पास ऑलरेडी थे, इस पूरे मामले में आपने 10 लाख डाल दिए थे इन स्टॉक्स में। तो वो 10 लाख प्लस 2,57,000 आप डालोगे ना, तो ये 12,57,550 हो गया। ये आपकी एक 6 महीने का अराउंड आपकी अमाउंट बन गई। तो इसको अब आप 6 से डिवाइड करोगे, आपका जो टैक्स कटने के बाद प्रॉफिट हुआ था वो ये हुआ था। इसको अगर आप 6 से डिवाइड करो ना, और इसको भी 6 से डिवाइड करो, तो इसका ये आ रहा है 42,925, और इसका जो आ रहा है वो ये आ रहा है 50,000। अब मैं कह सकता था क्लिक बेट कर देता, मैं कह सकता था, मैं क्लिक बेट कर देता 50,000 पर मंथ कमाएँ जी, और सारे लोग क्लिक कर देते वीडियो पे, लेकिन नहीं। मैंने कहा जो सच है वही दिखाऊँगा। 43,000 के आस-पास, द 42 के पर मंथ आपको बनेगा, और मुझे ना एक राइटिंग टैब चाहिए सारे काम के लिए। तो मैंने जो उस वीडियो के स्टार्ट में वो जो शुरू में पढ़ा था लिखा हुआ ना 42 पर के, वो ये है।
आपको 42,000 के अराउंड आपकी अमाउंट पर मंथ के हिसाब से बनेगी। अगर आपने ये काम के स्टॉक्स उठा के रख लिए, 10 लाख इनमें डाल दिया और आपने इनके इस तरह खेला, और ये स्ट्रेटजी ना पेड ग्रुप्स में बताई जाती है या उधर भी नहीं बताई जाती। ये सिर्फ मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिस फॉर्मूले से मैं खेलता हूँ मार्केट में। मैंने इस फॉर्मूले से अगर आप कहते हो, मैंने इस फॉर्मूले से 10 लाख से ही शुरू किया था और ये करके मैंने 18 लाख तक चला गया था विद इन 2 इयर्स स्पैन, ठीक है? क्योंकि उस टाइम मुझे याद है काफ़ी प्राइस में गेन आया था और डिविडेंड भी अच्छे मिल रहे थे, और उस टाइम एक अच्छी चीज़ ये थी कि आईपीपीज़ बहुत अच्छा डिविडेंड देते थे। तो इसलिए 2 साल के अंदर मैं 8 लाख का जंप मार चुका हूँ। यहाँ पे अभी खाली 6 महीनों में इसने दिखाया कि आप इतना प्रॉफ़िट बना रहे हैं, 2.5 लाख। 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 2 6 करें तो 12 महीने पूरे हुए। तो आप 1 साल में इसको 5 लाख तक जा सकते हैं। तो आपकी जो ओरिजिनल प्रॉफ़िट है 1 साल के अंदर 10 लाख से आप 15 लाख तक जा सकते हैं। मैं तो 10 से 18 तक गया हूँ ना, आप 1 साल के अंदर 15 लाख तक जा सकते हैं अगर आप इसी स्ट्रैटेजी में खेलते रहे। और इन्हीं स्टॉक के अंदर है तो ये भी बहुत हेवी है। एक यूबीआर अगर आप बीच में एक्स्ट्रा ऐड कर लेना बाद में, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी बहुत मज़े की है। मतलब मैंने कहा ना कि आपने एक 6 महीनों के अंदर आपने 2.5 लाख का एक प्रॉफ़िट जमा किया। तो अगर आप 6 महीने और खेलें, मतलब पूरे 1 साल इस तरह ही खेलें, तो आप एक मतलब थोड़ा लंबा टाइम है लेकिन फिर भी आप 5 लाख के करीब पहुँच जाएँगे। 5 नहीं तो कम से कम 6-7 तक तो जा सकते हैं। क्योंकि वो फिर लो पे आप उठाएँगे, फिर हाई पे बेचेंगे, तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो सकता है। तो ढाई की जगह आप 4 लाख भी कमा सकते हैं बीच में। तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी मज़े की है, जिसको आपने ज़हन में रख लें, यूज़ करें। अब ये नहीं घर वालों को शौक है जी 10 लाख रुपए दो जी मैंने स्टॉक मार्केट में डालना है, ऐसे नहीं, आप लाख-लाख रुपए के लाख भी बहुत ज़्यादा है। आप 50-50 हज़ार करके स्टार्ट करें और मैं इंशाअल्लाह अपकमिंग 1-2 वीडियोज़ और आनी है मेरी, फिर शायद एक ब्रेक लूँगा। एक तो लाइव ट्रेडिंग करके दिखानी है, वो एक रिक्वेस्ट बहुत आता है ये लोगों की कि लाइव ट्रेड करके दिखाएँ आप। दूसरा मैंने एक बेसिक ट्यूटोरियल लगाना है कि यार स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खोलना है सारा कुछ। तीसरा एक मुझे बहुत डिमांड आ रही है डब्ल्यूटीएल की वीडियो बनाने की। और चौथा आई थिंक एक आयशा स्टील्स है, कोई एक स्टील की वीडियो। ये 4 वीडियोज़ इंशाअल्लाह मैं बनाऊँगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ रहेगी यार, ये स्ट्रैटेजी नंबर 2 है। स्ट्रैटेजी 3 भी है, वो भी दिखानी थी, लेकिन अब मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है क्योंकि 6 तक मैंने ना वीडियोज़ बनाई थी, मैं बना सकूँगा। ये वीडियो आज अगर 28th है तो 29th या 30th को रिलीज़ होगी इसकी। तो आप लोग कमेंट एटलीस्ट कर दिया करें, मुझे पता तो चले कोई कमी पेशी हुई या कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पा रहा वो भी बताएँ। जो आपको टॉपिक चाहिए मैं उस पे वीडियो बना दूँगा इंशाअल्लाह। तो खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में।